Hello students of BSc third semester. It is the first video of your syllabus which is based on classification of angiosperm. आपके कोर्स में जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो एंजियोस्पर्म स्टडी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें मेनली जो हमें हमारा स्ट्रेस है वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ एंजियोस्पर्म स्टडी इस पर है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि जब हम किसी प्लांट्स को किसी क्राइटेरिया के आधार पर किसी ग्रुप में रख देते हैं या उनको अरेंज कर देते हैं तो वो जो तरीका है हमारा या वो जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उसी को ही हम जो है क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया भी दे देते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था स्टार्टिंग में। एक तो है क्रिप्टोगैमस प्लांट्स और दूसरे होते हैं फेनेरोगैमस प्लांट्स। जो क्रिप्टोगैमस प्लांट्स होते हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया होगा और सेकेंड में भी, उनमें स्पोर्स नहीं बनते। अब स्पोर्स नॉट फॉर्म या स्पोर्स ना बनने के कारण ये प्लांट्स में नेक्स्ट जनरेशन कैसे आती है? तो इन प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं, सीड नहीं बनते हैं। इसका जो करेक्टर है वो क्या है कि क्रिप्टोगैमस प्लांट में सीड नॉट फॉर्म, फ्लावर नॉट फॉर्म, कि ना तो सीड बनेंगे ना फ्लावर्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। तो स्पोर्स के थ्रू इन प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसी कैटेगरी में लोअर प्लांट्स ही आते हैं जिसमें केवल स्पोर्स ही बनते हैं। जैसे आपने एल्गी पढ़ी, फंजाई पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, ब्रायोफाइट्स भी, टाइडोफाइट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो क्रिप्टोगैमस से रिलेटेड था। एल्गी फंजाई फर्स्ट सेमेस्टर में थी और ब्रायोफाइट्स टाइडोफाइट्स ये जो हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो क्रिप्टोगैमस प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं। इनमें किसी भी प्लांट की कैटेगरी में आपने जो है फ्लावर नहीं देखे, ना ही इसमें ये बताया गया कि इसमें जो है सीड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें सीड बनते हैं। अब तो सीड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हम कहते हैं फेनेरोगैमस प्लांट्स। तो इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म नाम से पता चल रहा है कि जिसमें नेकेड ओव्यूल है वो जो है जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो साइकस आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, पाइनस पढ़ा, इफेड्रा पढ़ा। तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं जिम्नोस्पर्म हैं। एंजियो नाम से पता चल रहा है कि जिनके जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं उनको हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। तो जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है वो जो है किस पर बेस्ड है? वो एंजियोस्पर्म बेस्ड है। तो जिम्नोस्पर्म और कुछ पार्ट्स में एंजियोस्पर्म भी, मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर वगैरह और इसकी एनाटॉमी आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन क्लासिफिकेशन पर स्ट्रेस है, टैक्सोनॉमी पर ध्यान दिया गया है। तो एंजियोस्पर्म की जो टैक्सोनॉमी है वो हम जो है इस वाले सेमेस्टर में करेंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट किसको कहते हैं? वे प्लांट्स जिनमें नेकेड ओव्यूल नहीं है, ओवरी वॉल प्रेजेंट है, या ऐसे कह दो ओव्यूल्स जो हैं ओवरी से घिरे हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जाइलम में उनके वेसल्स पाई जाती है। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि इनके जाइलम में वेसल्स ना होके ट्रैकीड्स पाई जाती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सा है? इफिड्रा पढ़ा होगा आपने कि इफिड्रा में जो है वेसल्स मिल जाती हैं इफिड्रा के जाइलम में, लेकिन बाकी सब में जो है जितने भी जिम्नोस्पर्म है सबके जाइलम में हमें ट्रैकीड्स मिलेंगे, वेसल्स नहीं मिलती। तो एंजियो का मीनिंग ही होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें वेसल्स पाई जाती हैं, जिनके जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं उनको एंजियो स्पर्म, मतलब कि वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम इसमें रखते हैं। इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन्स वे प्लांट्स हैं जिनके सीड की अगर हम मेम्ब्रेन हटा दें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। 2 कोटिलीडन जिनमें होते हैं उनको हम जो है डाइकॉट्स कहते हैं। जैसे ग्राम, चना,
इसमें जो है क्लियर 2 कोटिलेडन्स आपको दिखाई देंगे। पल्सेस में आप किसी भी पल्सेस में ये करेक्टर आसानी से देख सकते हैं। मोनोकोटिलेडन जिनमें सिंगल कोटिलेडन होता है, जैसे वीट, राइस, तो इसमें जो है एक ही कोटिलेडन है। मेम्ब्रेन वगैरह अगर हम हटाकर देखेंगे तो एक ही कोटिलेडन मिलेगा। तो मोनो में सिंगल कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। तो हिंदी में इनको डाइकोटिलेडन को द्विबीजपत्री, और इनको जो है एक बीजपत्री प्लांट कहते हैं। तो ये जो है डाइकॉट और मोनोकॉट्स के बारे में है। देन एंजियोस्पर्म के जो टिपिकल कैरेक्टर हैं, पहले भी बताया था, सीडेड प्लांट होते हैं, जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं, ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल। जबकि साइकस में आपने देखा था कि इसकी जो मेगास्पोरोफिल लीफ होती है, जो क्राउन बनाती है, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, उस पर जो है नेकेड ओव्यूल्स ऑरेंज कलर के ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो जिसने साइकस प्लांट नेचर में देखा होगा वहाँ पर ये करेक्टर जो है उसको आसानी से दिख जाता है। सपोज ये साइकस प्लांट है, इसमें ये मेगास्पोरोफिल लीफ है, ये क्राउन सा बना है। तो इसकी जो हम मेगास्पोरोफिल लीफ है इस तरह से होती हैं। इनको अगर हम बाहर निकाल के देखेंगे, यहाँ से अगर हम इसको खींचकर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर के नेकेड ओव्यूल्स जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। किसमें? साइकस के फीमेल प्लांट में। तो साइकस के फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल लीफ जो है आसानी से दिख जाती है। इनको हम डिटैच भी कर सकते हैं। इनमें जो है 2 तरह की लीव्स हैं। एक तो ये इस तरह से जो फोलिएज लीव्स हैं बड़ी बड़ी, एक ये मार्क के रूप में हमें दिख रही हैं स्केली लीव्स, और ये जो है मेगास्पोरोफिल मिडिल में पाई जाती हैं टिप पर, तो उनको हम मेगास्पोरोफिल लीफ कहते हैं। ये चारों तरफ से घेरा सा बना लेती हैं, और इसको अगर हम एक को निकाल कर देखेंगे तो इसके बेस पर हमें ऑरेंज कलर के ओव्यूल्स मिलते हैं। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में क्या बनता है? फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर्स हैं तो इसमें क्या है? सेपल भी है, इसमें पेटल भी है, इसमें एंड्रोशियम और इसमें गाइनीशियम भी है। क्या होते हैं सेपल, क्या होते हैं पेटल, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, इसको जो है बाद में बता देंगे। सिंपल वे में आप समझ सकते हो। कोई भी फ्लावर अगर हम देखें तो ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सेपल कहलाती हैं, जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं ब्राइट कलर की होती हैं वो पेटल कहलाती हैं, और इसी के अंदर हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं मेल और फीमेल दिखाई देते हैं, एंथर और स्टमेन हमें दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब है कि फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो है सेपल और पेटल से अरेंज है। मेन पार्ट्स उसके जो है एंड्रोशियम और गाइनीशियम है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट ही होते हैं। जो फीमेल पार्ट है अगर हम उसको देखें, जैसे आपने 12th वगैरह में देखा होगा, तो उसमें जो है जो फीमेल पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलती है। ये ओवरी वॉल से घिरी है, और इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? ओव्यूल्स मिलेंगे, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूल जो है चारों तरफ से कवर्ड है, ओवरी वॉल से घिरे हैं, ओवरी के अंदर है। जबकि यहाँ पर ओवरी जैसा स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में, साइकस वगैरह में नहीं बनता। ओव्यूल ऐसे ही लगे रहते हैं क्योंकि ओवरी का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। किसको हम एंजियोस्पर्म कहेंगे, क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म, क्या होते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अगर हम इसका देखें तो एल्गी से डेवलप हुए ब्रायोफाइट्स से डेवलप हुए टेरिडोफाइट्स, इससे डेवलप हुए जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से लास्ट मोस्ट एडवांस कैटेगरी जो है एंजियोस्पर्म प्लांट्स की डेवलप होती है। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने तरह का होता है? तो मेनली जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है, तो मेन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड थर्ड इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या है कि जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर बताया। आज की डेट में हमें इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम मालूम है, उनको हम किस तरह से अरेंज करें या किसका पढ़ें किसका छोड़ दें, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उन सबको देखते हुए पहले जो है इन सारे सिस्टम को एक 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया।
और उसके बाद उसमें जो है जैसे जैसे रिसर्च होती चलेगी वैसे वैसे उसमें चेंजेस जो हैं होते चले गए और नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम आते चले गए। तो फर्स्ट जो बेसिक है उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जो लीनियस था, कैरोलस लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो सिस्टम दिया था उसको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। वो जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। इसको हम सेक्सुअल सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्टमन के करैक्टर के बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल है, जिसमें आ जाते हैं बेंथम एंड हुकर और एपीडी कैंडोली। तो एपीडी कैंडोली के वर्क के बेस पर ही जो है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। तो बेंथम एंड हुकर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एपीडी कैंडोली के वर्क को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से एस्टेब्लिश किया था। देन थर्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें हचिनसन, एंगलन प्रिंटर, आर्थर कॉन्क्वेस्ट, तख्ताजान, ये सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं। नाउ अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल करेंगे। किसी हम आर्टिफिशियल कहते हैं, क्या उनके करैक्टर हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, कि बाहर से कोई करैक्टर को ध्यान में रख के हमने जो है प्लांट्स को अरेंज कर दिया। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था। एक कोई बहुत ज़्यादा उस समय तक रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो बेसिक हैं, लेकिन बाद में उनमें बहुत सारे एक्सेप्शन आ गए, तो इस कारण इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हम एक हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थोड़ा सा बेसिक करैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को भी पढ़ते हैं। Plants are grouped based on the morphological character which are not important and show great variation. So not on their genetic character. तो कोई जेनेटिक क्राइटेरिया वगैरह नहीं था, बस उसको प्लांट्स को जो है कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो है रख दिया गया। तो इसमें मेन जो है यही है कि इसमें प्लांट्स को एक क्राइटेरिया ये था कि प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्लांट्स या तो हर्ब होते हैं या शर्ब होते हैं या ट्री होते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है प्लांट की हैबिट को दर्शाता है कि प्लांट की हैबिट क्या है, या तो वो हर्ब है या वो शर्ब है या वो ट्री है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे जीरोफिटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो इस तरह से हम ऐसे भी मीजोफाइट प्लांट्स ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कलर के बेसिस पर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स की, कैसी शेप है लीव्स की, इस तरह का जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम इस क्राइटेरिया के बेसिस पर भी दिया जा सकता है। लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम इसी के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल है और ये था बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर, कौन से, नंबर ऑफ स्टमेन। देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ वेरी सुपरफिशियल। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था बहुत ही सुपरफिशियल था, चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा गया, ऐसे ही दे दिया गया था। इट इज़ वेरी डिफेक्टिव, इसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी। इट कुड नॉट एक्सेप्ट इट, इसको जल्दी से स्वीकारा नहीं जाता आज की डेट में। क्यों? वी डोंट यूज़, तो इस कारण हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो क्राइटेरिया हैं वो इसमें जिसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, वो जो है फैक्टर्स या वो जो क्राइटेरिया हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रुथ नहीं है इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में के क्राइटेरिया में, इसलिए जो है इसको हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट की साइटोलॉजी, बायोकेमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, इन सब के करैक्टर के बेसिस पर दिया गया था। ग्रुप्स, एक ही ग्रुप्स के सभी प्लांट्स के बीच में जो है एक जैसे करैक्टर भी थे, उनके बीच में रिलेशन भी दिखाई देता था, और साथ में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से एफिनिटीज वगैरह भी उसमें दिखाई देती थी। तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड शोज एफिनिटीज एंड ए रिलेशन इन ए ग्रुप्स। इट ऑल्सो शोज साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेशन इन बिटवीन द जीनस ऑफ वन ग्रुप। एग्जाम्पल इसमें आता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन।
सिस्टम। तो बेंथम एंड हुकर 2 साइंटिस्ट थे अलग अलग, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा इजी भी है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरिया, कि जब भी हम कोई हर्बेरिया बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, या इवन हम अपनी प्रैक्टिकल बुक बनाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, लैब में फाइल वगैरह बनाते हैं, उसमें भी जो हम प्लांट्स को अरेंज करते हैं उसमें भी हम बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या इसके करेक्टर्स थे, उन ये सारी बातें जो हैं अलग से क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो है मेन करेक्टर क्या था इसका, इवोल्यूशन के और जेनेटिक रिलेशन के बेसिस पर दिया गया था। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फर्स्ट है वो एक वैसे ही सिंपल क्राइटेरिया, जैसे हर्ब शर्ब ट्री या नंबर ऑफ स्टमेन, 1 है स्टमेन, 2 है, 3 है, इस तरह से ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया गया था। सेकंड जो नेचुरल दिया गया वो जो है बेंथम हुकर का था। तो बेंथम हुकर ने का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम वो पेटल्स की पोजीशन है, एम्ब्रियो की पोजीशन है, जब आप इसका डिटेल करेंगे तो इस तरह के बेसिस पर दिया गया। थर्ड, फाइलोजेनेटिक, इसमें जो है एक नया क्राइटेरिया आ गया, वो क्या था, जेनेटिकल स्टडीज। तो जेनेटिकल रिलेशनशिप और इवोल्यूशन कि किस तरह से लोअर से हायर प्लांट डेवलप हुए उसके बेसिस पर दिया गया। इट एनेबल अस टू फाइंड आउट द एंसेस्टर और डेरिवेटिव्स ऑफ एनी टैक्सॉन। अब चूंकि जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की जा रही है और इवोल्यूशन ट्रेंड को भी देखा जा रहा है, तो इस कारण हम किसी भी ग्रुप के एंसेस्टर को आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन इनका पूर्वज है। मान लीजिए कोई एक ग्रुप है प्लांट का, तो ये किससे डेवलप हुए हैं, कौन इनका पूर्वज था, तो जेनेटिकल बेसिस पर हम जो है उसको पता लगा सकते हैं। और डेरिवेटिव्स ऑफ एनी टैक्सॉन, या उससे कौन कौन सी अलग अलग ब्रांचेस निकली उनको भी हम जो है आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सेप्टेबल, इसे भी जो है कम एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जेनेटिकल अभी रिसर्च जो है अभी भी आज की डेट में भी जारी है, तो समय समय पे इसमें जो है संशोधन आवश्यक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट नीड मोर अटेंशन एंड रिसर्च वर्क। इसके एग्जाम्पल है एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन, जॉन हचिनसन सिस्टम, आर्थर कॉन्क्वेस्ट, तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 3-4 हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, एंगलर प्रेंटल में कौन सा आता है। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, तो इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें आएंगे, ये जो मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनवा के दिया है आपको दिखाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट से आप जो है एक समराइज्ड व्यू जो है तैयार कर सकते हैं और इसका जो है डिटेल आगे जो है कराएंगे। थैंक यू।